हेलो दोस्तों, जो लोग अभी 12th पास करने के बाद बीएससी, बीकॉम या बीए में एडमिशन लिए हैं, उनके लिए क्या कॉमन पेपर रहेगा ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कॉमन पेपर का मतलब ऐसा पेपर जो आर्ट, साइंस, कॉमर्स सारे ऑनर्स वाले बच्चे पढ़ेंगे। तो उसमें जो पेपर हम लोग आप लोग पिछले वीडियो में सिलेबस में बताया भी था मैंने कि आपको एक पेपर है जो कंपलसरी पेपर है, सारे लोगों को लेना है, इसमें कोई चॉइस नहीं, आपको लेना ही पड़ेगा। उस पेपर का नाम है VAC पेपर। जो चाहे वो आर्ट्स का बच्चा हो उसको भी लेना पड़ेगा, साइंस का बच्चा हो उसको भी लेना पड़ेगा, और कॉमर्स का बच्चा हो उसको भी पढ़ना पड़ेगा। ये ऐसा पेपर है जो सारे बच्चों को पढ़ना है, आर्ट्स हो, साइंस हो और कॉमर्स हो। VAC का फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड कोर्स। क्या फुल फॉर्म है? वैल्यू एडेड कोर्स। ये देखिए यहाँ लिखा है VAC वैल्यू एडेड कोर्स। वैल्यू एडेड कोर्स में आपको 3 सब्जेक्ट दिया हुआ है। कितने सब्जेक्ट दिए हैं? 1 2 3, और 3 में से कोई 2 का चुनना है। यहाँ पे 3 में से एनी 2 कोई भी 2 पढ़ना है, जो सिर्फ सेमेस्टर 1 के लिए है। उसके बाद VAC पेपर नहीं रहेगा। ये VAC पेपर केवल सेमेस्टर 1 में है, वैल्यू एडेड कोर्स। तो 3 में से केवल 2 पढ़ना। अब इसमें से 3 में से कोई 2 कोई भी बच्चा सेलेक्ट कर सकता है या कॉलेज आपको दे सकता है। तो हम लोग आपको तीनों का सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर तीनों के क्लासेस को डिस्कस करेंगे। तीनों का क्लास भी आपको करवा के दिखा देंगे कि क्या क्या इसके अंदर हमको पढ़ना है, कौन कौन से कंटेंट हमको इसके अंदर पढ़ने हैं। कोई दिक्कत है तो याद रखना इस चीज़ को। तो चलिए हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो ये कॉमन पेपर आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स सारे बच्चों को पढ़ना है, तो ये सिलेबस सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबको देखना चाहिए। और अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो कॉमर्स वर्ड हजारीबाग के एप्लीकेशन से आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर से कॉमर्स वर्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, और मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप ऑनलाइन क्लासेस में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लास के लिए आपको हजारीबाग, जो मटवारी में, हजारीबाग में झारखंड में स्थित है, वहाँ पे आना पड़ेगा। यानी आप हजारीबाग मटवारी में हमारा कोचिंग है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से, वहाँ के आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो मेरा नंबर है जिससे आप हमें हमें कोई भी क्वेरी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सिलेबस को। ये देखिए वैल्यू एडेड कोर्स है, और ये सेशन 22-26 के लिए लिखा हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपका 23 के लिए भी है, क्योंकि 22-26 के बाद जितना भी आएगा वो सब इसके लिए एलिजिबल होगा। कोई दिक्कत है? तो आप हैं 24-28 वाले सेशन। तो 22-23-26 हो गया, 23-27 हो गया, और 24-28। तो 24-28 के लिए भी ये सिलेबस लागू है, सिलेबस चेंज नहीं है। देखिए वैल्यू एडेड कोर्स, क्या पर्पस है वैल्यू एडेड कोर्स का? यहाँ देखिए लिखा है खुद से, बोलता है कि द वैल्यू एडेड कोर्स VAC हैव बीन इंट्रोड्यूस इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये वैल्यू एडेड कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है टू डेवलप ह्यूमन, देखो क्या डेवलप करने के लिए, ह्यूमनिस्टिक, इथिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज ऑफ ट्रूथ। लोगों के अंदर ये 4 चीज़ डेवलप हो, ह्यूमैनिटी डेवलप हो, इथिकल वैल्यू डेवलप हो, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू डेवलप हो और यूनिवर्सल वैल्यू डेवलप हो। उसके बाद राइटर्स कंडक्ट पीस, लव, नॉन वायलेंस, साइंटिफिक टेम्पर, ग्लोबल सिटीजनशिप एंड वैल्यू, ग्लोबल सिटीजनशिप वैल्यू एंड लाइफ स्किल। उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन अगर बच्चों को देना है तो उसके लिए कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं। इन सेमेस्टर 1, देखिए साफ लिखा है इन सेमेस्टर 1 स्टूडेंट ऑफ ऑल द स्ट्रीम्स, सारे स्ट्रीम्स के स्टूडेंट, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम के हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम के हो या साइंस स्ट्रीम के हो, सारे स्ट्रीम के स्टूडेंट विल हैव टू सेलेक्ट 2 पेपर्स आउट ऑफ 2 क्रेडिट ईच पेपर। इसका मतलब हर पेपर 2 पेपर चुना है, दोनों पेपर 50-50 नंबर का होगा। कितने कितने नंबर का होगा? 50-50 नंबर का होगा। तो इसमें से 2 पेपर चुनना है आपको। तो 4 ऑप्शन दिया है, 4 में से कौन सा चुनना है? एनी 2, कोई भी आपको 2 चुनना है। तो दिक्कत क्या है कि ये कम्युनिटी इंगेजमेंट सर्विस कोई दे ही नहीं रहा है, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज ये दे नहीं रहा है। तो अब कॉलेज यही तीनों में से कोई दे रहा है, या तो फर्स्ट दे रहा है, सेकंड, थर्ड में से कोई भी 2 देगा। और एक पेपर 50 नंबर का होगा। एक पेपर कितना नंबर का होगा? 50। इसका कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, इसका कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। तो याद रखिएगा सेमेस्टर 1 में आपको VAC पेपर पढ़ना है। 4 पेपर में से कोई 2 पेपर आपको चुनना है, आपको चुनना चाहिए, लेकिन कॉलेज दे देता है चुन के। उसके बाद सेमेस्टर 4 में फिर VAC पेपर आपको पढ़ना है। सेमेस्टर 4 में क्या पढ़ना है? VAC पेपर। और सेमेस्टर 4 का VAC पेपर देखिए यहाँ लिखा कंपलसरी पेपर है, जो कोई ऑप्शन नहीं, सबको पढ़ना है। उसका नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज। क्या नाम है? इन्वायरमेंटल स्टडीज। यानी यहाँ हमको 2 पेपर पढ़ना है, वहाँ हमको
एक पेपर पढ़ना है, वो भी 50 नंबर का पढ़ना है। 2 क्रेडिट है इसका, इसका मतलब है 50 नंबर का पढ़ना है। याद रहेगा, 50 नंबर का ये पढ़ना है, इन्वायरमेंटल स्टडीज, याद रखिएगा। तो ये है आपका पूरा पैटर्न। अब आपको कॉलेज ये तीनों में से कोई दो दे देता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन या एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 3 में से कोई 2 आपको पढ़ना है। अब याद रखिएगा, और एक पेपर 2 क्रेडिट का मतलब 50 नंबर का। देखिए यहाँ लिखा है, सबसे फर्स्ट पेपर की बात करते हैं जो सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ना है, वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया। ये सारे बच्चों को पढ़ना है, हर कॉलेज इसको देता है, चाहे वो आर्ट्स के स्ट्रीम के बच्चे हो, चाहे साइंस के स्ट्रीम के बच्चे हो, या कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हो, सारे स्ट्रीम के बच्चों को ये पढ़ना है। तो सबसे पहला सेमेस्टर 1 में हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ क्रेडिट, तो ये 2 क्रेडिट का है और दोनों थ्योरी है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, सारा का सारा थ्योरी, मतलब पूरा एग्जाम लिखना पड़ेगा। टोटल मार्क्स कितना है, तो 50 नंबर का है। नंबर ऑफ टीचिंग आवर 30 घंटे में इसको खत्म करना ही, तो खैर आपका इसका इंटरनल एग्जाम नहीं हुआ, देख लो। SIE का मतलब होता है सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन, तो सेमेस्टर इंटरनल एग्जाम 00 है, इसका मतलब है कि इसका इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, इसका सिर्फ क्या होगा, एक्सटर्नल एग्जाम होगा। देखिए लिखा है इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, एक्सटर्नल एग्जाम कितने देर का है, 50 नंबर का है, और कितने घंटे का एग्जाम है, 2 ही घंटे में एग्जाम देना होगा आपको। तो सबको पैटर्न समझना होगा। बहुत बच्चा 3 घंटे का इंतजार करते रह जाता है कि लिखेंगे ना, अभी समय ऐसे में लास्ट में कॉपी छीना जाता है, उसको पता नहीं चलता कैसे खत्म हो गया। और पास मार्क्स कितना है, 50 में से 20 आपको लाना होगा पास मार्क्स के लिए। आप लोग गौर करते हैं 50 में 20 मतलब लगभग 45%, देख लो आ रहा है, 45% चाहिए पास होने के लिए। देखिए इसका 45% आ रहा है, इसका 50% आता है कितना, 25, कोई दिक्कत है। तो 40% इसका आएगा, 40% इसका हमेशा। तो बोलता है कि ग्रेजुएशन में पास होने के लिए आपको 40% मार्क्स लाना पड़ेगा। कितना परसेंट, बाकी जगह पे 33% में पास हो जाते थे इंटर में, लेकिन यहाँ 40% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। अब सवाल है 50 नंबर का अगर एग्जाम होगा तो कैसे होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो देखिए क्वेश्चन सेटर के लिए दिया हुआ इंस्ट्रक्शन कि कैसे क्वेश्चन सेट करेंगे। तो जो 50 नंबर की परीक्षा आपकी होगी, इसको पहले एग्जाम पैटर्न को समझिए। आपका कितने मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, 50 नंबर का, 2 ग्रुप में बटा हुआ है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। कहीं कोई दिक्कत है, यहाँ देखिए खुद लिखा है कि देयर विल बी 2 ग्रुप्स इन द क्वेश्चंस, ग्रुप ए विल कंटेन 1 क्वेश्चन विच इज टू बी आंसर्ड कंपल्सरली। ग्रुप ए है, उसमें एक क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ ग्रुप ए विल बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बट नॉट MCQ, यानी यहाँ पे आपको मिलेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, MCQ नहीं रहेगा। यहाँ साफ लिखा है नोट MCQ नहीं रहेगा, आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा और हर क्वेश्चन 1 नंबर का। इसका मतलब है कि ग्रुप ए में आपके पास कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कंपलसरी होंगे सबके, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का। इसका मतलब 5 नंबर हो गया ये। ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का, तो 5 मार्क्स हो गया। ग्रुप बी की जब हम बात करते हैं तो बोलता है ग्रुप बी विल कंटेन डिस्क्रिप्टिव टाइप, वो डिटेल में रहेगा। ये तो हो गया छोटा ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ना, वो लॉन्ग आंसर टाइप करेगा। यहाँ लिखा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो यहाँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा इसमें, तो बोलता है 5 क्वेश्चंस रहेगा, 15 मार्क्स का रहेगा, आउट ऑफ विच 3 आर टू बी आंसर्ड। यानी क्वेश्चन कितना पूछेगा, क्वेश्चन आस्क कितना पूछेगा, 5, आंसर कितना करना है, आंसर करना है 3, और एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। तो अगर 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन करना है तो 45 मार्क्स हो गया, 5 में से 3 का आंसर करना है तो 45 नंबर का लॉन्ग और 5 नंबर का शॉर्ट, हो गया 50 नंबर। यही एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है। तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ग्रुप ए में हमको शॉर्ट देगा, ग्रुप बी में हमको लॉन्ग देगा। लॉन्ग में हमारे पास 5 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 3 का आंसर करना होगा, और एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, तो इस हिसाब से 45 नंबर का आ गया। और इसमें 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 का आंसर करना है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 5 नंबर का हो गया। टोटल जोड़ देंगे तो 45 और 5 कितना हो गया, 50 नंबर का आपका टोटल एग्जाम होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ाने का जी, क्यों ये सिलेबस में डाला गया आपका।
तो कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या बताना चाहता है यूनिवर्सिटी और क्या समझाना चाहता है लोगों को जो इस सिलेबस में डाला गया, बोलता है दिस कोर्स इज डिजाइंड टू एक्सपोज द स्टूडेंट्स टू आवर सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल हेरिटेज। हम अपने स्टूडेंट को बताना चाहते हैं कि हमारे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत क्या है। लर्न बोलता है कोर्स लर्निंग आउटकम्स, अगर कोई स्टूडेंट इसको पढ़ेगा तो उसको क्या फ़ायदा होगा, तो पहला फ़ायदा होगा कि कंटेम्प्रेरी इंडिया के बारे में उसको पता चलेगा, हमारे हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस के बारे में पता चलेगा, फंडामेंटल राइट जानेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जानेगा। अगर वो पढ़ेगा तो इतना ज्ञान उसको होगा। इंडियन नॉलेज सिस्टम को जानेगा, भारत में ज्ञान कैसे बढ़ा। उसके बाद बोला इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, भारत कैसे आज़ादी के लिए लड़ा, उसके बारे में जानेगा। कोई दिक्कत है? अब चलते हैं कंटेंट में। देखिए क्या पढ़ना है यूनिट 1 के अंदर। तो जो हम लोगों को यूनिट 1 के अंदर पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया में, वो पढ़ना है बैकग्राउंड ऑफ इंडियाज कल्चर। भारत का जो कल्चर है उसका बैकग्राउंड लिखना है। बैकग्राउंड मतलब क्या था भारत का कल्चर, तो भारत का कल्चर का बैकग्राउंड में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है सिविलाइजेशन, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड वैदिक काल, वैदिक एज, वैदिक काल क्या था। उसके बाद पढ़ना है जो हमारे धर्म है, धर्म कौन कौन से है, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म है, जैनिज्म, जैन धर्म है, सनातन हिंदू धर्म है जिसको हिंदुज्म बोलते हैं, और इस्लाम जिसको मुस्लिम धर्म बोलते हैं। तो 4 धर्मों के बारे में पढ़ना, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सनातन एंड इस्लाम, याद रहेगा। अब दूसरा पढ़ना है यूनिट 2 के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड लिटरेचर, भारत का शिक्षा पद्धति कैसे ग्रो हुआ, भारत में कैसे एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ा। तो उसमें हमको पढ़ना है भारत नाट्य शास्त्र, कालिदास, पाणिनि, पतंजलि, तक्षशिला, नालंदा, विश्व भारती, ये सब यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईआईएससी और एम्स, ये हमको पढ़ना है। ये हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम का रीढ़ का हड्डी माना जाता है। इसमें से तक्षशिला तो अब खत्म हो गया, बाकी अभी है। नालंदा फिर से बन गया, रिकवर हो गया तो बस, लेकिन तक्षशिला हटा गया, ये पहुंच गया पाकिस्तान में। तक्षशिला कहाँ पहुंच गया, पाकिस्तान में। ठीक है, कोई दिक्कत है? रावलपिंडी के आसपास में क्षेत्र है। यूनिट 3 के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो यूनिट 3 के अंदर हम लोगों को पढ़ना है लीडर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कौन कौन से नेता थे जो आज़ादी के लिए लड़े। तो सबसे बड़े नेता का नाम तो आप जानते ही हैं, महात्मा गांधी, दूसरा कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, तीसरा कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। ये तीनों के बारे में पढ़ना है कि कौन थे महात्मा गांधी, क्या उनका कंट्रीब्यूशन था इंडियन फ्रीडम में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका क्या योगदान था। जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ना है और सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना। उसके बाद पढ़ना है फ्रीडम फाइटर ऑफ झारखंड, झारखंड के कौन कौन फ्रीडम फाइटर थे। तो आप सुने होंगे तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा एंड जतरा भगत। कोई दिक्कत है? जतरा भगत, इनके बारे में पढ़ना है। जो यहाँ नाम लिखा है स्पेशली इनके बारे में पढ़ना है कि ये जो फ्रीडम फाइटर थे वो कैसे थे, तो इनके बारे में पढ़ना है, इनका जन्म कब हुआ था, इनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है। यूनिट 4 के अंदर हम लोगों को पढ़ना है जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, भौगोलिक विशेषता क्या है। तो भारत में पहाड़ है ना, पठार, नदी, झरना, ये सब पढ़ना है। तो ये सबसे पहले पढ़ना है इंडियाज ऑन मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स नाइबर कंट्रीज, दुनिया के नक्शे पर भारत कहाँ है और उसके पड़ोसी देश कौन कौन है। तो आपको ये देखना होगा दुनिया के नक्शे पर भारत है कहाँ और इसके पड़ोसी देश कौन कौन है। दूसरा आपको पढ़ना है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत की अपनी भौतिक विशेषता क्या है, जिसके अंदर पढ़ना है माउंटेन, पहाड़ों के बारे में, प्लेटूज, पठार के बारे में, प्लेन्स, मैदान के बारे में, कोस्ट, तटीय के बारे में, आइलैंड जो है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद वेजिटेशन, रिवर्स, सॉइल एंड क्लाइमेट्स, इतने सारे चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अब हम लोगों को नेक्स्ट 5 नंबर में पढ़ना है द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग कैसे हैं। और भारत के लोग में सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, डाइवर्सिटी क्या होता है, पॉपुलेशन फिर हम लोगों को पढ़ना है, और इसका ग्रोथ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और माइग्रेशन क्या होता है। डाइवर्सिटी बताइए, हमारे देश में विविधता है कि नहीं, बहुत सारे धर्म संप्रदाय जाति के लोग रह रहे हैं, अलग पंथ को मानने वाले लोग रह रहे हैं। पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है, इसका ग्रोथ कैसे हो रहा है। तो भारत की जनसंख्या तो तेजी से ग्रो कर रही है, ये तो प्रॉब्लम है ही। एक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे और माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन समझते हो,
बहुत सारे लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पूरा फैमिली माइग्रेट कर जा रहा है, वो चेंज हो जा रहा है। अच्छा, बड़े हम लोग सब देखें कि काम के सिलसिले में लगभग गांव के लोग कहाँ पहुंच जा रहे हैं, शहर की तरफ जा रहे हैं। तो शहर के ऊपर बोझ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अब सारा पॉपुलेशन एक ही जगह में रहेगा, क्राउड कर देगा, वहाँ पे भीड़ कर देगा, तो सही से ज़िंदगी वहाँ नहीं चलेगी। इसलिए देखिएगा बड़े शहर कचरा हो गया एकदम, रहने लायक नहीं रहा अब शहर, क्योंकि जितने लोग गए हैं वो सब तो कूड़ा फैलाएंगे ना भाई। तो कूड़ा जब फैलाएंगे, सब पानी यूज करेंगे, तो वहाँ तो स्थिति बहुत खराब होगी। तो इसलिए गवर्नमेंट का ये मानना है कि माइग्रेट करने से रोकना है लोगों को बड़े शहरों पर प्रेशर बनाने से रोकना है, क्योंकि जो जा रहा है बड़े शहर में घुस जा रहा है, उसको जगह नहीं मिले तो क्या करे, कहीं भी रह जा रहा है। और धीरे धीरे माइग्रेट करना बहुत खतरनाक है। सरकार का टेंशन है कि लोगों को अगर अपने लोकल एरिया में जॉब दे दिया जाए तो ये माइग्रेशन रुकेगा, और फिर बड़े बड़े शहरों पर जो है लोड पड़ रहा है वो लोड क्या होगा, कम होगा। अब आगे क्या है, यूनिट 6 में इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, भारत के संविधान के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर प्रीएम्बल पढ़ना है, साइलेंट फीचर्स पढ़ना है, फंडामेंटल राइट पढ़ना है, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ना है। भाई मौलिक अधिकार क्या है संविधान में, मौलिक कर्तव्य क्या है, वो पढ़ना है आपको। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है यूनिट 7 पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में, राजनीतिक विचार क्या है। उसके अंदर पहले पढ़ना है नॉन वायलेंस, अहिंसा के बारे में, सत्याग्रह के बारे में, और सोशल जस्टिस के बारे में। 3 राजनीतिक विचार पढ़ना है जो हम लोग पढ़ेंगे। सत्याग्रह क्या था, सोशल जस्टिस क्या है, और नॉन वायलेंस अहिंसा क्या है। महात्मा गांधी मानते थे ना अहिंसा और सत्याग्रह और सोशल जस्टिस, ये तीनों महात्मा गांधी मानते थे। यूनिट अगर 8 की बात करें तो द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। बोला है द इंडियन इकोनॉमी थ्रू द एज ऑफ एग्रीकल्चर, बोलता है आपको भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तब से लेके अभी तक भारत की अर्थव्यवस्था कैसे बदली। उसके अंदर आपको एग्रीकल्चर के सिचुएशन के बारे में पढ़ना है कि 1947 से लेके अभी तक एग्रीकल्चर का क्या स्थिति रहा है, ग्रो किया है कि नहीं किया है, और ग्रोथ किया है तो कितना किया है, जितना होना चाहिए उतना किया है या कम किया है। इंडस्ट्री को लेके आप देखेंगे 1947 से लेके अभी तक का इंडस्ट्री का क्या परफॉर्मेंस है। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट को लेके देखेंगे कि 1947 से लेके अभी तक का जो भारत है उसमें इनका क्या रोल है, ये किस कैसे डेवलप करने में मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। और यूनिट 9 हम लोग पढ़ेंगे लाइफ एंड आइडियाज ऑफ आचार्य विनोबा भावे, जो आपके विश्वविद्यालय का नाम है। तो आपके विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर है, तो कौन थे विनोबा भावे, ये तो आपको जाना पड़ेगा ना। बोलता है ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना होगा विनोबा भावे के लिए, कि विनोबा भावे कौन थे, आखिर क्यों उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी का नाम बन गया, इनका नाम पूरा क्या था, कहाँ जन्मे थे, क्या इनका योगदान था हमारे देश के लिए, क्या स्वतंत्र संग्राम में इनका योगदान क्या रहा है, कौन सा ऐसा काम किया जिसके कारण इनके नाम पर यूनिवर्सिटी स्थापित हो गई। तो ये हम लोगों को देखना है, अपने यूनिवर्सिटी जिनके नाम पर स्थापित है उसके बारे में। कोई दिक्कत है, विनोबा भावे याद रखना। तो विनोबा भावे के बारे में पढ़ना एक लेक्चर, यही आपका सिलेबस था अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का, जो सारे बच्चों को पढ़ना है, चाहे वो साइंस के बच्चे हों, चाहे वो कॉमर्स के बच्चे हो, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हो, हर बच्चे को ये सिलेबस पढ़ना है। इसलिए आप तैयार हो जाइए, अभी आप नए हैं, एडमिशन अभी चल ही रहा है सब लोगों का, तो आप रेडी हो जाइए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के एप्लीकेशन से पढ़ सकते हैं जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है। और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हजारीबाग में मटवारी पेट्रोल पंप के पास कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का ब्रांच है, यहीं हेड ऑफिस बोल सकते हैं, यहीं पे आप आइए और यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने कांटेक्ट नंबर पहले दे रखा था, अगर आपको किसी तरह की क्वेरी हो आप उस नंबर पर आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।